हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी के इन्वायरमेंट स्टडी के सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, मैं डेली आपको ग्राफिक्स के माध्यम से और जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको साथ लेकर डेली मैं आपको क्लास लेता हूं। तो आज का सेशन भी ऐसा ही होने वाला है। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन की। पहला ही क्वेश्चन है कि सूखा, जिसको हम ड्रॉट कहते हैं इंग्लिश में, को नियंत्रित करने में वन कैसे सहायक होते हैं। देखिए, या पहला पॉइंट है, वन मृदा अपरदन को रोकता है, वनों से वर्षा होती है, वनों से अनेक जलीय पौधे मिलते हैं, वन जल आवरण की भांति कार्य करते हैं। देखिए, अगर यहां पर ऑप्शन होता ये सभी तो आंसर ये सभी भी हो जाता, लेकिन सूखा को नियंत्रित करने के लिए यहां पर पूछा गया, स्पेशली सूखा को। तो देखिए, वनों से वर्षा होती है, और वनों से वर्षा कैसे होती है ये मैंने आपको लास्ट इससे ही पिछले वाले सेशन में बड़े विस्तार से पढ़ाया था। उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर देखते लेना, मैं उसका कैप्चर कार्ड यहाँ पर उसको लगा दूंगा, तो आप थोड़ा सा उसको देख लेना। अब बात करते हैं कि देखिए वनों का काम क्या है। तो पहली बात तो वन मृदा अपरदन को कैसे रोकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जड़ मिट्टी पौधे की पेड़ की जो जड़ें हैं वो मिट्टी को अपने अंदर रोक लेती है, और पानी कितनी बारिश पड़ जाए और वो उसको बहने नहीं देती। बहुत बड़ा काम है ये। उसके बाद वन जो है किसी भी क्षेत्र में नमी को, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वनों की वजह से किसी भी एरिया में नमी होती है। नमी से क्या होता है, नमी से वहां पर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है निम्न वायु दाब क्षेत्र, और निम्न वायु दाब क्षेत्र की वजह से वहां पर क्या होता है, वहां पर जो उच्च वायु दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब क्षेत्र की तरफ हवाएं चलने लगती है, जिससे सागर का जो एटमॉस्फेयर है, आपने सुना भी होगा अल नीनो तूफान, वो भी एक निम्न वायु दाब की वजह से आया था। तो काफी चर्चाओं में क्वेश्चन रहने वाला था कि अल नीनो किस लिए, निम्न वायु दाब के कारण। अल नीनो 2024 की ही घटना है, आपने देखा भी होगा। उसका नाम मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, अल नीनो तूफान आया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो वनों से वर्षा होती है, सूखे की बात करी गई है तो सूखे में लिखेंगे वनों से वर्षा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। कोपनहेगन किस देश की राजधानी है। देखिए, कई बार कैपिटल भी पूछ लेता है, तो कोपनहेगन जो राजधानी है वो डेनमार्क की है। लेकिन कई बार क्योंकि जब भारतीय एनवायरमेंट स्टडी को हम पढ़ते हैं तो वो इंडिया के आसपास के नेबर कंट्रियों के वहां की करेंसी और वहां की कैपिटल भी पूछ लेता है। तो देखिए, भारत की जो जनसंख्या है अब हो गई है प्रेजेंट में 142 करोड़, है ना। इसका मतलब है 142 करोड़ का मतलब है 1 अरब 42 करोड़, 142 करोड़। इसकी राजधानी दिल्ली है, मुद्रा रुपया है, जिसको हम INR कहते हैं, इंडियन है ना, नेशनल करेंसी रुपीज। अब पाकिस्तान की जनसंख्या आप देख सकते हैं लगभग इतनी है, यूपी से भी कम है पाकिस्तान की जनसंख्या। राजधानी यहाँ की इस्लामाबाद है और रुपया। तीसरा है नेपाल, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, यहाँ भी रुपया चलता है। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी, और यहाँ की मुद्रा रुपया है। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, और यहाँ की राजधानी है ढाका। भूटान की राजधानी बहुत पूछती है, इंपोर्टेंट है। जो भूटान है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ पर नगुल ट्रम नए और लगा लेना, नगुल ट्रम नाम की यहाँ पर BTN बोलते हैं उसको, करेंसी चलती है। म्यांमार की राजधानी है नो पिताओ क्यात, और MM की हम मुद्रा चलती है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और देखिए सबसे छोटी सीमा हमारी अफगानिस्तान के साथ लगती है, 106 किलोमीटर की लगती है नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जीवों में खाद्य श्रृंखला का समुचित क्रम क्या है। घास को भेड़िया खाएगा, भेड़िया को हिरण खा लेगा, क्या नहीं, गलत बात हो जाएगी। जीवाणु घास को खरगोश खाएगा, खरगोश को भेड़िया, ये भी गलत हो जाएगा। घास को कीट खाएगा, कीट को पक्षी खाएगा, पक्षी को सर्प खा लेगा, सही बात है। ये यहाँ पर क्रम है, आप ये क्रम यहाँ पर देख भी सकते हैं किस तरीके से ये क्रम इधर को चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, घास कीट हिरण जो है ये यहाँ पर उल्टा हो गया है, तो आपको ये देखना होगा खाद्य श्रृंखला। दूसरा एक क्वेश्चन और आता है, खाद्य श्रृंखला में कितने % का डाइवर्सिफिकेशन होता है, ट्रांसफर होता है एनर्जी का, तो वो होता है 10% का। 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। सपोज करिए ये एक इंसान है, और इंसान ने एक मुर्गा खा लिया और अपने आप को किसी जीव की हत्या करके बड़ा बहादुर समझा। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूरे मुर्गे की ताकत इंसान में नहीं आएगी। मुर्गे की जो एनर्जी है उसका केवल 10% ही इंसान के अंदर जाएगा, 90% वेस्ट हो जाएगा, है ना। कौन सा मृदा में उपस्थित रहने वाला स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला बैक्टीरिया है। देखिए, मिट्टी में नाइट्रोजन बनाने वाला एकमात्र बैक्टीरिया जिसको कहते हैं एजोटोबैक्टर।
आप उसकी पिक्चर यहां पर देख सकते हैं। जब कभी कभी सूखा पड़ती है, सूखा वाले क्षेत्रों में भी ये जिंदा रहता है। इसकी एज लगभग 100 ईयर्स बताई गई है, 100 साल, 100 साल तक। लेकिन भारत में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो कि 100 साल में वहां पर 25 सेंटीमीटर वर्षा ना हो, है ना। तो ऐसे एरियाओं में भी ये लगभग हर समय जिंदा वहां पर रहता है। और नाइट्रोजन, इसी की वजह से रेगिस्तान में भी पौधे उगने की संभावना बनी रहती है। वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों में जाकर इस तरह की चीजों को ही खोजते हैं ताकि वहां पर जीवन संभव हो सके। अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट क्या है? तो देखिए एस्ट्रोसैट एक क्षुद्र ग्रह है ना। देखिए क्षुद्र ग्रह जब भी धरती की सीमा में आता है तो आप देखते हैं आग का गोला, आग के गोले में पृथ्वी में जो धूल के कण हैं उनके संपर्क में आने से, इन छोटे छोटे कणों के संपर्क में आने से क्या होता है, इन छोटे छोटे कणों के संपर्क में आने से, ये आप देख भी रहे होंगे, मैं यहां पर लिख रहा हूं तो ये साथ के साथ मिट रहे हैं। छोटा जो डॉट होता है वो, क्योंकि वो दिखता नहीं है, और जो छोटा डॉट इसकी सीमा में आता है तो वो रेत के कणों के संपर्क में आने से उसमें घिसाव आता है, जिसकी वजह से उसमें तेज वेग की वजह से आग लग जाती है। और वो एस्टेरॉइड क्षुद्र ग्रह जो है ना, जिस कई बार जब ये बुझ जाता है तो इसको पुच्छल तारा भी कह देते हैं। यदि ये निर्वात में यदि ये घटना निर्वात में हो तो इसको हम पुच्छल तारा कहेंगे। अगला है किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण स्तरों में पाए जाते हैं? तो देखिए किसी तालाब परितंत्र में कौन से एक प्रकार के जीव एक से अधिक पोषण, तो देखिए वो मछलियां ही हैं जो अलग अलग होते हुए भी एक साथ रह सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रंगी बिरंगी मछलियां किस तरह से घूम रही हैं, तो इसी तरह से तालाबीय परितंत्र में भी रहती हैं। भारत में भौगोलिक क्षेत्र में कितने % भाग में पानी है? तो देखिए अगर बात पूरी धरती की हम करें तो धरती को हम 30x70 बांट देते हैं, 30x70। लेकिन भारत की बात करें तो लगभग 33% हिस्से पर पानी है भारत के। और पूरी पृथ्वी का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरी पृथ्वी में किस तरीके से पानी का डाइवर्सिफिकेशन है। मैंने धरती को इस तरीके से लगाया है कि आप पानी के अधिकतम मात्रा को यहाँ पर देख सकें। आपको यह भी बताना होगा कि अब पूरी धरती पर कितना पानी केवल पीने लायक अब बचा है, कमेंट बॉक्स में आप लिखें। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, विश्व का एकमात्र कार्बन मुक्त देश कौन सा है जहां कार्बन नहीं होता है? तो देखिए वो है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। जहां पर क्या बांटा जाता है? जहां पर नोबेल प्राइज बांटे जाते हैं। नोबेल प्राइज 1901 से बांटे जाते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, उनकी याद में 1901 से लगातार नोबेल प्राइज बांटे जा रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में बांटे जाते हैं। 5 श्रेणियों में तो यहीं दिए जाते हैं, लेकिन जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं बांटा जाता, वो बांटा जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे एजेंसी जो है वो उसको बांटती है ना। तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बांटा जाता है शांति का पुरस्कार। अब बात कर लेते हैं हम स्वीडन के बारे में। स्वीडन की जो राजभाषा है वो कोई नहीं है। वहां के प्रधानमंत्री हैं उल्फ क्रिस्टरसन, जो कि भारत में भी आए थे घूमने के लिए। क्वेश्चन आ सकता है आपको, हाल ही में कौन आए थे अभी। वहां पर जल बचा है केवल 8%। जनसंख्या में 55वां नंबर है। 2005 में की जनसंख्या केवल इतनी थी, दो यूपी के बराबर समझ लीजिए, है ना। वहां की जो जीडीपी है वो जीडीपी में 35वां उनका स्थान है, जैसे भारत का है 5th, है ना। और देखिए ये क्वेश्चन आपके काम का है। वहां की मुद्रा जो है वो है स्वीडिश क्रोना, जिसको ESK भी कहते हैं, SEK कहते हैं वहां की मुद्रा को। तो आपको केवल 2 चीज याद करनी है, एक तो वहां की मुद्रा याद करनी है, वहां के प्रधानमंत्री याद करने हैं, और वहां की राजधानी याद करनी है, और आपके काम का इसमें नहीं है। GSLV शब्द का पूर्ण रूप क्या है? देखिए GSLV नहीं, आपको पेपर में GSLV नहीं पूछेगा, आपको पेपर में PSLV भी पूछ सकता है, आपको SLV भी पूछ सकता है, और आपको वहां पर GSLV तो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये 3 तरह के, देखिए PSLV का मतलब है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। एक होता है जियो सिंक्रोनाइजेशन लॉन्च व्हीकल, तो है ना। और अगला होता है SLV का, SSLV का मतलब होता है, SSLV का मतलब होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। SLV का मतलब जो होता है वो होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसके पीछे भी SLV लगा हो इसका मतलब है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। P से मतलब पोलर हो जाएगा, S से मतलब स्मॉल, या S से स्मॉल हो जाएगा,
सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल तो SLV लगा हुआ है, और ये हो जाएगा जियो सिंक्रोनाइजेशन। और यहां पर आपको देखना है कि GSLV का मतलब पूछा गया, और GSLV को देखो चालाकी से हिंदी में लिखा गया है ताकि बच्चा समझ ना पाए। तो जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यहां पर ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको मैं डिटेल से पढ़ाता हूं, वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। टेलीविजन जो है उसका रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? तो देखिए टेलीविजन में होती है अवरक्त तरंगें। अवरक्त तरंगों के अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए, लास्ट ईयर सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया था जनवरी वाले एग्जाम में, कि आप ये बताइए कि कितने से कितने मेगाहर्ट्ज पर ये वाली तरंगें होती हैं। तो देखिए 148 से 283 अगर फ्रीक्वेंसी की वेव्स निकलेगी तो वो तरंग दैर्घ्य कहलाएगी। 530 से 1710 मध्य तरंगे होती हैं, और 54 एम से 88 एम मेगाहर्ट्ज जो है वो दूरदर्शन का बैंड होता है, और 88 मेगाहर्ट्ज से 108 जो होता है वो FM रेडियो होता है, और है ना 174 से 216 दूरदर्शन का बैंड होता है। तो ये इस तरीके से इनको बांटा गया है ना। और रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो बात आती है FM की। FM की फुल फॉर्म भी कई बार पूछ लेता है। FM की फुल फॉर्म होती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन FM की फुल फॉर्म है। उम्मीद है आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।